उम्मीद दोबारा प्यार की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर मैं सरगम पंच श्रीवास्तव आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। देखिए, शुभ समाचार में आज सबसे पहले बात गुजरात की करने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर देखिए, आज दूसरी बार जो है भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल के साथ कुछ नए मंत्रियों के भी शपथ लेने की पूरी संभावना जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है देखिए कि मंत्रिमंडल में इस बार अनुभवी चेहरों के साथ साथ युवाओं को भी मौका मिल सकता है। बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में मेगा शो इसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करने की पूरी कोशिश की है। इस शपथ ग्रहण में देखिए शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रविवार शाम को ही अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इसके अलावा देखिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। गांधीनगर विधानसभा परिसर सज रहा है, संवर रहा है, एक और ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने जा रहा है। गुजरात में 156 सीटों की ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस ऐतिहासिक अभूतपूर्व कामयाबी के जश्न का हिस्सा बनने प्रधानमंत्री मोदी बीती रात ही अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इस मौके पर गुजरात के लोगों ने दिल खोलकर मोदी का स्वागत किया, अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शरीक होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी इस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। यहाँ पर तमाम तैयारियां इस वक्त शुरू कर दी गई हैं। नए चुनकर आए विधायक और सरकार में मंत्री बने हर्ष सांघवी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और राज्य मंत्री प्रदीप सिंह वाघेला भी हैं। जो तमाम बड़े नेता हैं गुजरात के, वो यहाँ पर आए हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मंच पर जो हाई सिक्योरिटी प्रोग्राम होने वाला है उसका जायजा ले रहे हैं। आपको दिखाते चलें कि एक मंच नहीं, यहाँ पर 3 मंच बनाए गए हैं और तीनों मंच पर जो 156 विधायक हैं गुजरात में बीजेपी के, उन सबको यहाँ पर जगह दी जाएगी। बीच के मंच पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और उसके बाद गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा सीआर पाटिल के साथ साथ तमाम जो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन सबको बुलाया जाएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हो या असम के हिमंत बिस्व शर्मा हो या महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, दोनों यहाँ पर, और तमाम जगत से जो बड़े बीजेपी के नेता हैं वो सारे इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे। तैयारियां जबरदस्त की गई हैं। जाहिर है बीजेपी की शानदार कामयाबी की चमक इस समारोह में दिखने वाली है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, इस पूरे जो एरिया को, यहाँ पर जो हेलीपैड एरिया है विधानसभा के बिल्कुल नजदीक, उसको सजाया जा रहा है। बहुत ही एक विशाल जो शपथ ग्रहण का समारोह का कार्यक्रम है उसका आयोजन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कर रही है और सरकार बनाने की खुशी में जो जश्न का यहाँ पर माहौल है वो देखते ही बनेगा जब पूरा समारोह यहाँ पर भगवा परचम में लहराता हुआ नजर आएगा। माना जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक करीब 20-22 शहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिनमें 9 कैबिनेट और बाकी राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। युवा, महिला और अनुभवी चेहरों को तवज्जो दी गई है और हर वर्ग के साथ संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। बीजेपी की शानदार जीत में हर समुदाय का वोट मिला है। ऐसे में भावी सरकार पर हर वर्ग के विकास की नैतिक जिम्मेदारी भी है। जाहिर है इन चुनौतियों के साथ ही गुजरात में बीजेपी राज के एक और अध्याय का शुभारंभ होने जा रहा है। फिलहाल तैयारी भव्य जश्न के साथ आगे बढ़ने की है। गांधीनगर से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, पीएम मोदी आज भूपेंद्र पटेल के ताजपोशी समारोह में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए वो देर रात अहमदाबाद पहुंच गए, जहां एयरपोर्ट पर ही उनके स्वागत के लिए लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा। लोगों ने जोरदार तरीके से मोदी मोदी के नारे लगाए और लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम के इस रोड शो को देखने के लिए रात के वक्त जो भीड़ उमड़ी, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि गुजरात में पीएम की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के दौरान हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज दोपहर 2 बजे गांधीनगर में भूपेंद्र पटेल अपने मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। आज के शपथ ग्रहण समारोह को मेगा शो बनाने की पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। देखिए, कहते हैं कि नाम जो है एक दिन में नहीं बनता, क्योंकि नाम को पहचान मिलती है काम से और कामयाबी को आधार मिलता है उस विश्वास से जो काम की बदौलत हासिल होता है। भूपेंद्र पटेल अपने राजनीतिक करियर के अहम पड़ाव पर हैं। वो एक बार फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन यहां तक का जो उनका सफर है काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन मेहनती भूपेंद्र हर कसौटी पर खरा उतरे और ऐतिहासिक कामयाबी उन्होंने हर बार हासिल की। भूपेंद्र पटेल को लोग प्यार से दादा बुलाते हैं। अपने काम से केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास जीतने वाले भूपेंद्र पटेल का गुजरात की सियासत में फिलहाल दबदबा ऐसा है कि चुनाव प्रचार के दौरान ही मोदी भविष्यवाणी कर चुके थे कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और भूपेंद्र भाई पटेल ने मोदी की इस भविष्यवाणी को सच भी कर दिखाया। खास बात यह है कि पाटीदार समुदाय से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र पटेल बातों में नहीं, एक्शन में विश्वास रखते हैं। पाटीदार आंदोलन को खत्म कराने में उनकी अहम भूमिका रही। वो कई पाटीदार संगठनों का नेतृत्व भी करते हैं। कदम दर कदम भूपेंद्र पटेल को कामयाबी मिलती चली गई, लेकिन उनके कदम जमीन पर ही रहे और वो जनता के करीब। यही वजह है कि सियासी समीकरण साधने के साथ साथ वो वक्त वक्त पर साबित करते रहे कि उन्हें जनता का दिल जीतना भी खूब आता है। लिहाजा गुजरात की सियासत में भूपेंद्र का कद बढ़ता चला गया और उपयोगिता भी। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल करने वाले मृदुभाषी भूपेंद्र पटेल सोशल इंजीनियरिंग में भी माहिर हैं। जमीनी स्तर पर लोगों के साथ काम करना इन्हें खूब भाता है, तभी इन्हें इस तरह का जन समर्थन हासिल हो सका। 15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद में जन्मे भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से विधायक हैं। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का करीबी माना जाता है, लेकिन इस वक्त वो प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा और कामयाब चेहरा बनकर उभरे हैं। मेहनती भूपेंद्र पटेल ने अपनी कार्यशैली से गुजरात का ही नहीं, मोदी जैसे लीडर का भी दिल जीत लिया है। भूपेंद्र पटेल की कामयाबी का सिलसिला शुरू हुआ साल 1995 में, जब उन्होंने नगर पालिका चुनाव जीता। इस कामयाबी को उन्होंने 1999 और फिर 2004 में भी दोहराया। 1999 से 2004 तक भूपेंद्र पटेल नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। 2008 से 2010 के बीच उन्होंने अहमदाबाद नगर निगम की कमान संभाली। 2015 से 2017 के बीच शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। 2017 में घाटलोडिया सीट से रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के साथ विधायक बने और फिर 2021 में बतौर सीएम गुजरात की कमान संभाली। शिखर पर पहुंचना आसान है, लेकिन वहां बने रहना बहुत मुश्किल। भूपेंद्र पटेल एक बार फिर गुजरात में सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसके साथ ही उनके कंधों पर जनता और पार्टी की उम्मीदों का भी बोझ बढ़ा है। उम्मीद यही कि भूपेंद्र पटेल इस कसौटी पर भी खरा उतरेंगे और कामयाबी का ये सफर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब बात भारत के उस ड्रोन सेना की करते हैं जिसने चीन की जो नींद है वो उड़ा दी है।
चीन की चालाकी और गुस्ताखियों से निपटने के लिए भारत ने अपनी सैन्य रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। देखिए, इसी सिलसिले में भारत ने चीन पर निगाह रखने के लिए ड्रोन आर्मी के बेड़े में बड़े पैमाने पर जो है तैनाती करने की तैयारी कर ली है। ये ड्रोन चीन की हर चाल पर नजर रखेंगे। भारत को पता है कि चीन के कहे और किए में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे में उसकी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने के लिए एलएसी पर एडवांस ड्रोन तैनात करने की पूरी तैयारी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं और समझाते हैं कि ये ड्रोन कहां तैनात होने जा रहे हैं और क्यों इससे ड्रैगन जो है वो टेंशन में है। तो देखिए, सबसे पहली बात करें तो हिंदुस्तान ड्रोन की अपनी सेना को पूर्वी लद्दाख में तैनात करने जा रहा है और इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये 2 दिन तक लगातार दुश्मन की गतिविधियों पर निगरानी रख सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो ये है कि इस ड्रोन से सिर्फ सीमित इलाकों को कवर नहीं किया जाता, बल्कि एक अकेला ड्रोन ही बड़े हिस्से को अपनी निगरानी में लाने का काम करता है और ऐसे में चीन की गतिविधियों पर आसानी से पैनी नजर रखी जा सकती है। ड्रोन के एक स्क्वाड्रन को सिक्किम में भी तैनात किया जाएगा। इन ड्रोन से देखिए स्ट्राइक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें अपग्रेड करने का ऑप्शन है। समय आने पर ये ड्रोन और ज्यादा ताकतवर भी बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, दुश्मन की निगाहों से देश की सरहद को महफूज रखने के लिए भारत एक और बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इजराइल से भारत को जो हेरॉन ड्रोन मिले हैं उन्हें भी अपग्रेड करने की पूरी तैयारी है। यानी आने वाले वक्त में ड्रोन से ऐसी मिसाइल दागने की कोशिश की जा रही है जो लंबी दूरी तक जा सके। अब ये सब जो है ये कब हकीकत में बदलेगा, अभी ये कुछ भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल पूर्वी लद्दाख और सिक्किम में सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित है। और इसी क्रम में एक और उपलब्धि की बात कर लेते हैं। बात अब उस टनल की करते हैं जिसके तोहफा मिलने के बाद मध्य प्रदेश में विकास की गाड़ी ने नई रफ्तार पकड़ ली है। देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और देश की सबसे चौड़ी 6 लेन टनल का लोकार्पण जो है हो चुका है। अब ये टनल जो है अपनी इंजीनियरिंग और तमाम खासियत के चलते चर्चा में लगातार बनी हुई है। हाईवे पर हवा से बात करती ये गाड़ियां भारत के तरक्की का पैमाना है, जो ये बता रहा है कि हम किसी से कम नहीं। और इसी हाईवे पर बनी ये टनल देश की नायाब इंजीनियरिंग का नमूना है। गुड सीधी मार्ग पर बनी ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और देश की सबसे चौड़ी 6 लेन वाली टनल है। मैंने पहले कभी कहा होगा तो मजाक मानते होंगे, मैंने कहा था कि भोपाल और इंदौर पहले ज्यादा पैसा जाता था, बिंद में कम आता था। मैंने कहा था कि वहां 1 रुपया जाएगा तो यहां 1.25 रुपया आएगा। रीवा जिले के गुड़ इलाके की मोहनिया घाटी को बीच से काटकर 2 सुरंगें बनाई गई हैं। चुरहट्टा बाईपास में 3-3 लेन की 2 टनल बनाई गई हैं, जिसमें 3 लेन आने के लिए और 3 लेन जाने के लिए है। दोनों सुरंगों को आपस में जोड़ने के लिए अंदर 7 जगहों पर अंडरपास बनाए गए हैं। इस टनल के बन जाने से रीवा सीधी के बीच 7 किलोमीटर की दूरी घट गई है। पहले मोहनिया घाटी को पार करने के लिए 30 से 35 मिनट लगते थे, लेकिन अब ये सफर 3 से 5 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण टनल का आज उद्घाटन हो रहा है। करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से ये काम पूरा हुआ है। जहां 35 से 40 मिनट लगते थे, वहां 5 मिनट में आपका प्रवास होगा। और ये जो चुरहट टनल और बाईपास का भी आज लोकार्पण हो रहा है। इस सुरंग के अंदर 46 पंखे लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे, फायर सिस्टम, कंट्रोल रूम और अनाउंसमेंट सिस्टम भी लगाए गए हैं। टनल के अंदर बारिश का पानी न भरे इसलिए दोनों तरफ नालियां बनाई गई हैं। खास बात यह है कि इस टनल का काम तय वक्त से 6 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया। इस टनल के बनने से वक्त की बचत तो होगी ही, साथ ही उम्मीद की जा रही है कि ये इस इलाके में आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलेगा। जो अब सिर्फ 5 मिनट में पूरी होगी। इस टनल की मॉनिटरिंग रवीश पाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे। और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से
हर शहर की अपनी एक खासियत और अपनी अपनी संस्कृति होती है। ये अनोखापन ही उस शहर की पहचान होती है और यही खास है। इसी अनोखेपन को बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पहल की है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में हर शहर और कस्बे का जन्मदिन मनाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के शहरों की खूबियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बनेगी। हाथरस की हींग हो या हापुड़ के पापड़, सभी का जिक्र लोगों को सुनने को मिलेगा। ताज नगरी की बात हो या फिर अलीगढ़ के तालों पर काज, ऐसे कई किस्से लोगों के जुबान पर होंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्यों के शहरों और कस्बों का बाकायदा जन्मदिन मनाने का निर्देश दिया है, जिसे नगर निर्माण दिवस कहा जाएगा। यानी जिस दिन इन शहरों का निर्माण किया गया उस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। उस शहर की खूबियों और संस्कृति का जश्न मनाया जाएगा। इस दिन कई भव्य आयोजन होंगे। शहरों की ऐतिहासिक जगहों, पार्कों और दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर झंडे फहराए जाएंगे। नगर निर्माण दिवस यानी शहर का जन्मदिन मनाने के पीछे योगी सरकार की मंशा शहर की संस्कृति और सभ्यता के बारे में लोगों को जागरूक करना है, ताकि लोगों के दिलों में अपने शहर के लिए गर्व की भावना जागे। इस मौके पर शहरों के लोक कलाकारों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, पूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों और बुद्धिजीवियों को भी न्योता दिया जाएगा। इन कार्यक्रमों में संबंधित शहरों के उद्योग की भी झलक देखने को मिलेगी। साथ ही पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, हर एक शहर को साफ सुंदर बनाने का भी एक्शन प्लान तैयार किया गया है। यूपी में तमाम शहरों के साथ ही रामनगरी के लिए भी एक विशेष योजना बनाई गई है। इसके तहत अयोध्या का 500 साल का इतिहास संजोया जाएगा। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाएगी, जिसके जरिए राम मंदिर आंदोलन और निर्माण की यात्रा को भी दिखाया जाएगा। ये राम जन्मभूमि का 500 वर्षों का संघर्ष और अभी जो निर्माण का कार्य चल रहा है, वो सारे तथ्यात्मक विषय फिल्म के रूप में बने, ताकि आने वाली पीढ़ी उसे प्रेरणा ले, वो समझ सके। इसलिए ट्रस्ट में एक मंथन चल रहा था कि राम जन्मभूमि पर एक फिल्म बने और हम उसको 500 वर्षों के इतिहास को सूत्रबद्ध जोड़े। और उसके लिए देश के बड़े जो कलाकार हैं, प्रतिष्ठित निर्देशक हैं, प्रतिष्ठित फिल्मकार हैं, जो पटकथा लेखक हैं, उन सबों से संपर्क किया जाए और उनसे सहमति ली जाए। इस फिल्म में श्री राम के जन्म के बाद से अयोध्या के इतिहास को सिलसिलेवार तरीके से दिखाया जाएगा। इन तमाम कोशिशों के तहत यूपी सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत के अहमियत दुनिया को बताने जा रही है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और खबरों के सफर में अब बात काशी की। महादेव के धाम के पुनर्निर्माण के रूप में काशी की भव्यता बढ़ाने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण की कल पहली वर्षगांठ है। इसे यादगार बनाने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से खास तैयारियां की गई। इस मौके पर देखिए, एक तरफ परिसर में वेद मंत्र गूंजेंगे तो वहीं दूसरी ओर काशी की शाम भजन से रोशन हो जाएगी। इस लम्हे का हिस्सा बनने के लिए देश और दुनिया से बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालुओं का वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। वैसे तो काशी पर बाबा विश्वनाथ की कृपा अनंत है, अपार है। कहते हैं काशी ही शिव है और शिव ही काशी है। काशी में जो जीवंतता है वो आशीर्वाद बनकर भक्तों पर बरसती है। काशी का ये जीवत्व जिस पहचान से जुड़ता है वो है बाबा विश्वनाथ का ये धाम। बाबा का ये धाम काशी की आत्मा है। 1 साल पहले काशी के इस तीर्थ की काया बदली थी और इस कॉरिडोर ने बाबा के धाम को दिव्य और भव्य विस्तार दिया था। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का यह भव्य रूप अब काशी की नई पहचान है। आध्यात्मिक चेतना का तीर्थ 1 साल बाद अपनी दिव्य पहचान के साथ शिव की शक्ति और शिव की साधना के नए अध्याय के साथ दुनिया के सामने है। करीब 1 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को समर्पित किया था। आज 1 साल बाद ये कॉरिडोर काशी की भव्यता की नई पहचान है। 13 दिसंबर की वह तारीख होगी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या विश्वनाथ धाम में पूरे दिन भव्य आयोजन होते रहेंगे। शुरुआत इसकी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में सुबह के वक्त वेद ऋचाओं से होगी
फिर पूरे दिन यहाँ पर यज्ञ हवन और पूजन का कार्य होगा। उसके अलावा जो भी यहाँ पर संत महात्मा और धर्म के ज्ञाता आएंगे उनकी गोष्ठियां भी चलेंगी और फिर रात के वक्त मशहूर पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल का भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। एक साल बाद महादेव के धाम के पुनर्निर्माण को भव्य स्वरूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। इस अवसर पर काशीवासियों और महादेव के भक्तों को भक्ति और संगीत की सौगात मिलेगी। एक तरफ परिसर में वेद मंत्र गूंजेंगे तो दूसरी ओर काशी की शाम भजन से रोशन होगी। पिछले साल 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने काशी कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। ऐसे में काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन सुबह से लेकर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इस वार्षिक समारोह बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को मनाने के लिए पूरी काशी तहे दिल से स्वागत के लिए खड़ी है। पूरे काशी वासी इसको भव्यता और दिव्यता के साथ मनाने जा रहे हैं, जिससे काशी की जनता के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है और पूरे उत्साह के साथ भगवान शिव की बारात, शोभा यात्रा, तमाम विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा संगोष्ठियों का भी आयोजन परिसर धाम में किया जाएगा। इस कॉरिडोर के बन जाने से न केवल बाबा के तीर्थ को नई पहचान मिली है, बल्कि यहाँ दर्शन का आनंद भी कई गुना बढ़ गया है। पहले भक्तों को तंग गलियों से होकर बाबा के धाम तक पहुंचना होता था, लेकिन कॉरिडोर बन जाने के बाद बाबा के धाम का रास्ता भव्य और दिव्य नजर आने लगा है। काशी में श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या बढ़ने में भी इस कॉरिडोर ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में कॉरिडोर के 1 साल की यात्रा पूरे होने का उत्सव भव्य होने वाला है। शिल्पी सिंह के साथ रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे, वाराणसी। चलिए अब आपको लिए चलते हैं आविष्कारों के अनोखे मेले में, जो इस वक्त जो है आईआईटी दिल्ली में चल रहा है। कैंपस में इस वक्त इंडस्ट्री डे मनाया जा रहा है, जहां छात्रों ने बायोगैस से चलने वाले 2 व्हीलर से लेकर सोलर पावर से चार्ज होने वाला चार्जर भी बना डाला। कैसी है आईआईटी दिल्ली में आविष्कारों की ये प्रयोगशाला, आपको दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने बहुत देखे, इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल बहुत देखे, लेकिन अब आपको एक ऐसा 2 व्हीलर दिखाते हैं जो बायोगैस पर चल रहा है। आईआईटी दिल्ली में हम मौजूद हैं और ये एक 2 व्हीलर है जो कि बायोगैस पर चल रहा है। बाकायदा इसमें 2 सिलेंडर लगे हुए हैं, इनको आप देख पा रहे हैं। इसका नाम रखा गया है कंप्रेस्ड बायोगैस ऑपरेटेड 2 व्हीलर। इसको बनाने वाले छात्र और उनको ट्रेन करने वाले गुरु दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अगर आपसे हम पूछें तो किस तरह का ये एक्सपेरिमेंट है आपका और किस तरह से काम करता है? एक्चुअली ये 2 व्हीलर हम लोगों ने परचेज किया था 2020 में, जब BS6 सेगमेंट के स्कूटर्स लॉन्च हुए थे इंडिया में। उसके बाद ये एक प्लान था कि मतलब क्यों ना 2 व्हीलर इज ऑल्सो ऑपरेटिंग ओनली ऑन गैसोलीन, और अभी जो इमर्जिंग मार्केट जो इलेक्ट्रिक का आ रहा है उसका, बट वी हैव सम इंटरमीडिएट सॉल्यूशन ऑल्सो। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको रेट्रोफिट करवाया, रेट्रोफिट प्रोसेस किया पूरा टीम के साथ, और इससे हम लोगों ने बाईफ्यूल्स पर ऑपरेटेड है। अब ये लिक्विड पर भी ऑपरेट होता है और गैशियस फ्यूल पर भी ऑपरेट होता है। इससे हम लोगों ने कुछ फील्ड ट्रायल्स कंडक्ट करे हैं इसके एक्सपेरिमेंटली। अब वो फील्ड ट्रायल के दौरान ये पता चला है कि इस गाड़ी को हम लोग 125 किलोमीटर के माइलेज पर चला सकते हैं व्हेन वी आर ऑपरेटिंग ऑन अ बायोगैस फ्यूल। सर, आपने भी बहुत लंबा इसको लेकर प्रोसेस किया, सब कुछ देखा आपने। अभी तक मार्केट में इस तरह की चीजें आ क्यों नहीं पाई? और अभी जो CNG का ऑप्शन है, EV आ गई है, पेट्रोल है, उनसे ये और कितना ज्यादा किफायती हो? अब देखिए कि जब भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है, हमको पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल जो हम परचेज कर रहे हैं और विदेश में डॉलर्स में खरीदते हैं, तो 18 लाख करोड़ का लगभग 1 साल का हमका आयात है। उसको अगर हमको दूर करना है, हमको आत्मनिर्भर बनना है, तो हमको अपने संसाधनों से ही गैस बनानी पड़ेगी। और जो भी CNG है उसकी जगह पे जो पेट्रोल है, डीजल से जो व्हीकल चलते हैं, उनकी जगह पे हमको बायोगैस और बायोगैस को प्योरीफाई करके उसको व्हीकल में चलाना पड़ेगा। मौजूदा वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर की बहुत बात हो रही है, लेकिन हम आपको एक ऐसी चीज दिखा रहे हैं, ये है सोलर पावर इलेक्ट्रिक चार्जर। मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करना जो चार्जर है वो सोलर पावर से चार्ज होगा। हमारे साथ शुभेंदु जी हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोडक्ट को तैयार कराया है। बेहद यूनिक प्रोडक्ट है ये। सर, किस तरह से ये काम करता है, कैसे इसको आपने बनाया, कितने दिन लगे?
तो ये आपका सोलर पावर्ड ईवी चार्जर है। एज ऑफ नाउ दिस इज फॉर द 2 व्हीलर ओनली। तो इसमें आपका 2 व्हीलर अगर वो 1 किलोवाट तक अगर उसको करंट कैपेसिटी है तो उतना वो चार्ज हो सकते हैं। हम फर्दर उसको और भी मॉडिफाई कर रहे हैं और जो एडवांस्ड 2 व्हीलर्स आ रहे हैं उसमें भी वो चार्ज हो सकता है इन फ्यूचर। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन फ्यूचर। अभी दैट बट वी विल ऑल्सो वर्क ऑन द basic 4 wheelers and this is something which is very useful for the hill areas और for the rural areas जहाँ पे आपका पावर कट बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे लोड शेडिंग फॉर लॉन्गर आवर्स होता है, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होएगा। प्लस वहाँ पे वो ग्रीन एनर्जी भी होएगा क्योंकि वहाँ पे आपको कोई फॉसिल फ्यूल नहीं लग रहा है, वहाँ पे कोई पेट्रोल डीजल आप कुछ यूज़ नहीं कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप आपको व्हीकल को चला रहे हो। आईआईटी दिल्ली में है हम, इंडस्ट्री डे चल रहा है और आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इनोवेशन एक्सपेरिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं जो सोसाइटी में, समाज में एक नया बदलाव ला सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको हम एक बहुत खास चीज दिखाते हैं। पहले भी आपने से जैकेट्स देखी होंगी। ये जो पूरा सूट है ये हमारे देश के जवानों के लिए तैयार किया गया है, खासकर उन ठंडे इलाकों के लिए जहां पर टेम्परेचर -60 डिग्री के आसपास होता है। इस जैकेट को आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स ने तैयार किया है और उन जवानों के लिए जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर उन्हें ठंड से बचाने के लिए इस पूरे प्रोडक्ट को तैयार किया गया। मतलब तथागत हैं, क्या खास बात है इसमें। और अभी जो जैकेट्स जवान पहन रहे हैं, आपने बताया कि वो इंडिया मेड नहीं है। इंडिया मेड नहीं है, ये पहला प्रोडक्ट है जो कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ पहला कदम है। यस, जो अभी जो यूज्ड हो रहा है वो हम बाहर से एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो जैकेट है ये इंडिया में बना हुआ है और इसका खासियत है ये -60 डिग्री तक जा सकता है ये पहन के, जो इंडिया में कभी नहीं बना है। और ये बहुत ही लाइट वेट है, लाइक नेक्स्ट 4 किलो से कम है इसका वेट और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट और बाहर के मतलब पूरा वर्ल्ड में ये सबसे लाइट वेट जैकेट हम लोग डेवलप किया है। ये जैकेट बनाई है जो कि जवानों को सुरक्षित करती है बहुत ज्यादा ठंड से। तो एक और जैकेट बनाई है जो कि फायर फाइटिंग में जो लोग रेस्क्यू के लिए जाते हैं, जो जवान, उनके फायदे में, उनके इस्तेमाल के लिए होगी। किस तरह से ये अलग है उन जैकेट से जो अभी इस्तेमाल हो रही है। जो अभी जैकेट इस्तेमाल हो रहे हैं वो बेसिकली ग्लास फाइबर से बने रहे हैं और ऑलरेडी उनमें कोटिंग किया जाता है, जिसकी वजह से वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। ये जैकेट है, इसमें कोई कोटिंग नहीं किया हुआ है। ऑलरेडी इसमें कंफर्ट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी आ रही है और ऑलरेडी वो इजी टू यूज है। दूसरी चीज है, ये जो जैकेट है, अभी जो करंट में जैकेट वर्क कर रहे हैं उनमें जैकेट में प्रोटेक्शन टाइम 5 सेकंड, 7, 8, 10 इस टाइप से वर्क कर रहा है, लेकिन ये जैकेट 17.5 सेकंड से ज्यादा है। जैसे नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन स्टैंडर्ड 1971 कहता है कि हमारी जो फायर प्रोटेक्टिव की जो भी जैकेट होनी चाहिए वो एट 84 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पे एटलीस्ट 17.5 सेकंड तक सस्टेन करना चाहिए। मतलब अगर फायर फाइटर इस जैकेट को पहन के गया, अंदर 84 किलोवाट सेंटीमीटर स्क्वायर तक वहां पे हीट फ्लक्स है, तो एटलीस्ट 18 सेकंड तक उसे सस्टेन करना चाहिए, जो हमारी इस जैकेट में फुलफिल हो रहा है एटलीस्ट 20 सेकंड तक। बहुत कंफर्ट की चीज है। और जिस तरह से जो जवान रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं उनकी बॉडी जब आप ऐसी जैकेट से कवर होती है तो थोड़ा उनकी बॉडी में भी वो कंफर्ट लेवल नहीं होता है, लेकिन ये जैकेट उन्हें एक कंफर्ट लेवल देती है। तो कुल मिलाकर लगातार जो आईआईटीज हैं वो जवानों के लिए किस तरह से काम कर रही हैं, उसकी एक बानगी भी यहाँ पर साफ दिखाई पड़ती है। कैमरामैन दीपक बिस्ट के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। देखिए, आगे बढ़ते हुए बात क्रिसमस की करते हैं। तो दुनिया क्रिसमस के आनंद में डूब चुकी है। जमकर तैयारियां जो है वो जारी है। मस्ती और जोश का आलम है। इसी जोश के रंग में दिख रहे हैं दुनिया भर के बच्चों के सैंटा। मैक्सिको में सैंटा जोश खरोश से दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, तो वही अमेरिका में सैंटा स्कीइंग करते हुए नजर आए। यही नहीं, यहाँ तो सैंटा की मस्ती ऐसी दिखी कि जिसने देखा वो देखता ही रह गया। यहाँ सैंटा हवा में झूला झूलते हुए नजर आए। वहीं ब्रिटेन में क्रिसमस का रॉयल रंग नजर आने लगा है। यहाँ क्रिसमस पर किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला की तस्वीरों पर एक क्रिसमस कार्ड जारी हुआ है, तो क्रिसमस की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है। तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चला है आज के फेवरेट सेगमेंट का, यानी सोशल मीडिया की मजेदार चटपट वीडियोस जो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके लिए ढेर सारी गुड न्यूज लेकर। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।